हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश पर। रीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेवल 2 के लिए मैंने ये क्लास शुरू की है और इसमें मैं आपको जो चैप्टर कराऊंगा उसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक वैदिक सभ्यता है, एक जैन और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष है और एक अपना महाजनपद काल है। ये जब अपने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम जो अपनी पृथ्वी की गतियां हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला जो चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता कि जब इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, ये दुनिया में प्रकाश में आई, तो हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो लगभग हजारों साल पीछे चला गया। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता मानी जाती थी वो थी वैदिक सभ्यता। और जब इस सभ्यता का जन्म हुआ तो वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन ना होकर सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन मानी गई। तो आइए आज शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, आज जो हम यहाँ पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें प्रमुख पॉइंट है नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत हैं, नंबर 3 इस सभ्यता का समय क्या था जो विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ फैली हुई थी, यानी कि क्या आज वर्तमान जो भारत है उसमें ही इसका विस्तार है या किसी और देश में। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और सबसे पहले उन पॉइंटों को जानने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जो मुख्य अंश हैं उनको जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, आपको मैं यहाँ इतना और बता दूं कि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, और जो उसका सही जवाब देगा, सबसे पहले 5 जो कमेंट आएंगे उस जवाब के, उनको 50-50 रुपये फोन पे के माध्यम से डाले जाएंगे। जिनके कमेंट सही होंगे उनको मैसेज के माध्यम से कहा जाएगा और वे अपना फोन पे नंबर डालेंगे और उसमें उनको 50 रुपये की राशि दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का बस यही एक नाम था या और भी नाम थे? अगर और भी नाम थे तो वो कौन से नाम थे? तो देखते हैं हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के 5 प्रमुख नाम हैं। कितने दोस्तों? 5 नामों में सबसे पहला सिंधु। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ? विद्वानों के अनुसार शुरुआत में जब उत्खनन हुआ इस सभ्यता का तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे, जिस कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है। नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि इस सभ्यता में सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया था? और वो स्थान था हड़प्पा। इस कारण सबसे पहले खोज हुई, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। अगला है सरस्वती। इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, आज वर्तमान में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थल हैं, लगभग 1500, उन स्थलों में से लगभग 1100 स्थान या 1100 स्थल ऐसे हैं जो प्राचीन काल की सरस्वती नदी थी, जो राजस्थान के उत्तरी भाग में थी, जिसको आज हम घग्गर कहते हैं। उस नदी के आसपास लगभग 1100 स्थान खोजे गए आजादी के बाद। वो भी अपन डिस्कस करेंगे, आजादी से पहले कितने, आजादी के बाद में कितने। तो जो 1100 स्थान है सरस्वती नदी के आसपास है, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। अगला चलते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन
इसका कारण क्या है कि देखिए सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली धातु थी इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा अपने दैनिक जीवन में जिस धातु का प्रयोग करते थे उसमें सबसे प्रमुख थी कांसा। ठीक है ना। हालांकि सबसे पहले खोज किसकी मानी जाती है, तांबा की, लेकिन तांबा और टिन को मिला के जो बना है कांसा, उसका उपयोग इस सभ्यता में सबसे ज्यादा हुआ है। आगे चलते हैं। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसका मतलब ये सबसे पहली नगरीय सभ्यता है, तो उसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी तो वो दूसरी नगरीय सभ्यता होगी? बिल्कुल नहीं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। उसके बाद अगर कोई दूसरी नगरीय सभ्यता हम देखेंगे तो वो होगी महाजनपद काल, यानी वो महाजनपद काल जहां विभिन्न छोटे छोटे जनों ने एक बड़े समूह के रूप में अपना आकार या विस्तार बढ़ा लिया और वो महाजनपद बन गए। ठीक है दोस्तों, पहली नगरीय सभ्यता सिंधु, दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल। वैदिक सभ्यता कैसी है? एक ग्रामीण सभ्यता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो जीवन था, वहां जो बने हुए भवन थे, वहां पक्की ईंटों से भी भवन बने हुए जो मिले हैं। ईंट एक प्रकार की नहीं है, ईंटों की बनावट कई प्रकार की है। पक्की नालियां हैं, पक्के रास्ते हैं और जो भवन बने हुए हैं वो क्रम अनुसार एक ही क्रम में, एक ही रूप में ऐसे बने हुए हैं व्यवस्थित ढंग से, जैसे नगर नियोजन जो आज होता है। इसलिए सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। 5 नाम हो गए। दूसरा पॉइंट है इस सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी। एक राजधानी है, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो इसकी राजधानी बताई जाती है 3। नंबर 1 हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया, नंबर 2 मोहनजोदड़ो जो उसके बाद खोजा गया। ये आपको मैं ध्यान दिला दूं विशेष तौर पे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे है, रावी नदी के किनारे पे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे है, और दोनों स्थानों की एक दूसरे से दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि रावी नदी फिर बाद में आगे चल के सिंधु में मिल जाती है। जो नदियां हैं वो मैं आपको मैप में समझाऊंगा, वो आप टेंशन ना लें। जब ये हमारा जो चैप्टर हो जाएगा इसको मिटा के मैं आपको थोड़ा मैप में समझाऊंगा। एक राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी है कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से कौन सी राजधानी है? ये दोनों ऑप्शन नहीं आए, कालीबंगा को दे देता है और 3 स्थल और दे दिए उसने कालीबंगा के साथ। मान के चलो उसने मुंडी काक दे दिया या देमाबाद दे दिया या धौलावीरा दे दिया और पूछा निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी है, तो हम क्या जवाब देंगे? कालीबंगा। आगे चलते हैं। किन देशों में फैली हुई है? वर्तमान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 अफगानिस्तान। वो पाकिस्तान जो आप जानते हैं आतंकियों के लिए जन्नत, आतंकी वहां जब रहते हैं ऐसे समझो मजा हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास, अपने अब्बू जान लगे हुए हैं अपनी सेवा करने में। ठीक है, आगे चलते। 3 देशों में फैली हुई है। अब बात कर लेते हैं आजादी से पूर्व इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था और आज इसका क्षेत्रफल कितना है। जब से इसकी खोज हुई है आधिकारिक रूप से 1921 से लेकर आज तक 2021 तक इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आजादी से पूर्व लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। ये ध्यान रखने वाली विशेष बात है। और आज जो 1500 स्थल हैं उन 1500 स्थलों में से 40 स्थलों की खोज आजादी से पहले हुई थी। ध्यान देकर ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसकी जो स्थलों की खोज है वो लगभग 40 स्थल ऐसे हैं जो आजादी से पूर्व खोजे जा चुके हैं। ये 40
ठीक है। वर्तमान में क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर, आजादी से पूर्व क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते, अगर हम अनुपात फैलाएं, आपने उस समय और सभ्यताओं के नाम सुने हैं। मिस्र में जो सभ्यता है नील नदी के किनारे, इराक में जो सभ्यता है दजला और फरात नदियों के किनारे, जिसको मेसोपोटामिया की भी सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? वो अपनी भाषा में उसको कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया। जैसे हम उसको कह देते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें जो इराक में है, इस सभ्यता से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 30 गुना बड़ी है वर्तमान में। और नील नदी की जो सभ्यता है मिस्र देश में, उससे 20 गुना बड़ी है। अब आपको बता दूं इराक कहां पे है? भारत के बाद आप मैप में जाएंगे उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और फिर इराक। ये ध्यान रखने वाली बात है। ईरान इनमें सबसे बड़ा है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,02,045 वर्ग किलोमीटर है। और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसके दक्षिण में सूडान है, उसके पश्चिम में लीबिया है, ठीक है, और उसके पूर्व में सऊदी अरब। चलो वो अपनी ज्योग्राफिकल बात हो गई। हम यहाँ चलते हैं। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से 30 गुना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया दोनों सभ्यताओं से कितने गुना बड़ी है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये दोनों सभ्यताओं से 12 गुना बड़ी है। ठीक है, कहीं 13 गुना की भी बात होती है कि 13 गुना बड़ी है। अब वैसे हम देखें मिस्र की जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल है लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, 70,000 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, ये जो मिस्र की सभ्यता है इसका क्षेत्रफल है 1 लाख और मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्षेत्रफल है 70,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते इस सभ्यता की खोज के बारे में बात करते हैं। खोज कैसे हुई, कब आरंभ हुआ आधिकारिक रूप से? तो सबसे पहले ऐसा बताते हैं कि चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति था जो पाकिस्तान, यानी उस समय गुलाम तो थे ही अंग्रेजों के। ठीक है, अब ऐसे तुम सही पूछे तो आजाद तो क्या है? कुछ नहीं है, कोई आजाद वाजाद कुछ नहीं, अगर आप सही मानो तो। जैसे लोगों की अभिव्यक्ति पर चलो उस बात को छोड़ो आप। खोज होती है सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा, लेकिन ये कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर पाए। जब वहां यात्रा पे थे तो ये लोगों का आकर्षण करते हैं हड़प्पा की तरफ कि यहाँ एक टीला है, यहाँ हो सकता है कि कोई इमारत दबी हुई है, सन 1826 में। उसके बाद आगे हम चलते हैं, बर्तन बंधु आते हैं 1853 से 1856 के मध्य। कहानी क्या थी? कराची और यहाँ लाहौर, कराची जो बलूचिस्तान में है, समुद्र तट के किनारे है, और लाहौर, यहाँ इन दोनों क्षेत्रों के मध्य रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो ऐसा बताते हैं कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम था वो हेड था इंजीनियर, और उसके साथ 2 लोग थे, एक जेम्स बर्टन और एक विलियम बर्टन। तो जब सामग्री की कमी हुई, आप जानते, मैं आपको एक ग्रामीण भाषा में समझाऊं, रेल की पटरियां जब बिछाते हैं तो जो वो गिट्टी वगैरह होते हैं उनको जब वहां ढेर लगाते हैं, उनके ऊपर पटरियां जमाते हैं, तो जब वहां उसकी कमी होती है तो ये लोग अगल बगल के क्षेत्रों में ढूंढते हैं कि कुछ ऐसे टोरे डांगे वगैरह मिल जाएं और उनको पटरियों के हम नीचे लगा दें। होता क्या है, ये ईंटों को ले आते हैं जो हड़प्पा का वो टीला था वहां से। संकेत तो वहां मिल गया, लेकिन रेल लाइन बिछाए जाने के कारण उस समय उस पर ध्यान नहीं गया। आगे चलते फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रयास किया, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिली।
फिर क्या होता है 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे और मूल इनका जो देश था वो ब्रिटेन था, इंग्लैंड। अब वो फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस जगह एक मुख्य रूप से इसका उत्खनन किया जाए। तो वो अपने साथ दो व्यक्तियों को लेते हैं, एक राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरा राखलदास बनर्जी। दोनों युवकों को जिम्मेदारी देते हैं खोज की। प्रश्न है कैसे आएगा कि 1921 में हुई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, यानी उसका नेतृत्व किसने किया था? जॉन मार्शल ने। व्यक्तिगत श्रेय किसे जाता है? जैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा व्यक्तिगत, ऐसे राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा, ये व्यक्तिगत है। नेतृत्व किसने किया? सर जॉन मार्शल। आगे चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं उत्पत्ति का सिद्धांत कि इसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। उत्पत्ति के यहां दो सिद्धांत हैं, ध्यान से देखना है। एक विसरणवादी सिद्धांत ये, और दूसरा क्रमिक विकास सिद्धांत। नंबर 1 विसरणवादी, नंबर 2 क्रमिक विकास। पहले हम इनका अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। विसरणवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है? विद्वानों के अनुसार जब बाहरी लोग किसी दूसरे स्थान पर जाकर एक नई सभ्यता का रूप धारण कर लें, वो सिद्धांत विसरणवादी सिद्धांत कहलाता है। अर्थात उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। एक गांव से लोग जाकर किसी दूसरी जगह वहां बस जाते हैं और एक सभ्यता का रूप धारण कर लेते हैं, वो सिद्धांत कहलाता है विसरणवादी सिद्धांत। और ये क्रमिक विकास, इस क्रमिक विकास का अर्थ है कि जब स्थानीय लोगों के द्वारा ही एक सभ्यता का जन्म हो, वो क्रमिक विकास सिद्धांत कहलाता है। अब ऐसे विद्वान कौन से हैं जो ये कहते हैं कि ये विसरणवादी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जन्मी है? कुछ विद्वान ऐसे भी जो कहते हैं नहीं, क्रमिक विकास के सिद्धांत पर इसका जन्म हुआ है। उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 फेयर सर्विस, एक अमेरिकन पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी जो अमेरिकन है, वो कहते हैं कि हाँ ये विसरणवादी सिद्धांत से बनी। अर्थात इराक से आके, यानी इराक और ईरान से आके यहां लोग बसे थे, तब इस सभ्यता का जन्म हुआ। इसका समर्थन किसने कर दिया? इंडिया है। समर्थन करने में पीछे ना हटे, एक जयकारा दे दे, दूसरा तुरंत दे। ठीक है, समझ में? आगे चलो। एक सर जॉन मार्शल जो यहाँ खोज के लिए जाते हैं, जो मुख्य नेतृत्व करता थे। एक गार्डियन चाइल्ड और एक HD सांकलिया और एक ये अपने थापर, H थापर। ये पांचों व्यक्ति कहते हैं कि हाँ ये सभ्यता विसरणवादी तरीके से जन्मी है। लेकिन इनमें भी अंतर है, इनमें भी अंतर है, और वो अंतर क्या है ये समझ लीजिए आप। ये दो व्यक्ति जो हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये तो कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए थे, ईरान। और ये 3 लोग कहते हैं, यानी जॉन मार्शल, गार्डियन चाइल्ड, HD सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया। HD सांकलिया का पूरा नाम हसमुख धीरजलाल सांकलिया। ये क्या कहते हैं तीनों? ये कहते हैं कि इस सभ्यता का जन्म इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ है। मेसोपोटामिया सभ्यता से, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। क्रमिक विकास सिद्धांत को मानने वाले कौन है? 2 बड़े विद्वान जो कहते हैं कि हाँ इसका जो उद्भव हुआ है स्थानीय लोगों के द्वारा ये सभ्यता विकसित की गई। नंबर 1 विद्वान अमलानंद घोष, नंबर 2 विद्वान DP अग्रवाल। DP अग्रवाल वो व्यक्ति भी है जो इसका कालक्रम भी बताता है कि ये सभ्यता उस समय जन्मी थी। उसकी बात हम आगे करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके कालक्रम के बारे में बात करते हैं, यानी इसका कौन सा समय है जब इसका उद्भव हुआ। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं उसके बारे में।
कोई अलग समय बताता है, कोई अलग समय बताता है। उनकी बात कर लेते हैं। जो अमेरिकन विद्वान है फेयर सर्विस, उसके अनुसार ये सभ्यता 2000 BC से 1500 BC में ईसा पूर्व में जन्मी है। विशेष ध्यान रखने वाली बात है, कुछ विद्वान इसके मत को समर्थन भी देते हैं। मार्टिमर व्हीलर ये व्यक्ति कहता है कि इस सभ्यता का जन्म 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। इसके समर्थन भी देते हैं कुछ लोग। एक सर्जन मार्शल है जिनका ये कहना है कि ये सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व में जन्मी है। वो सर जॉन मार्शल जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था, पेशे से यानी मूल निवासी ब्रिटेन का, और वैसे एक पुरातत्ववेत्ता। ठीक है ना, आगे चलते। तीसरी जो बात आती है जिसको सभी लोग मानते हैं और वो सर्वमान्य है कि जीवाश्म पे रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जब रिसर्च करके ये पता लगाया जाता है कि इसकी आयु क्या है, वो सर्वमान्य है। जीवाश्म पर जो रेडियो कार्बन पद्धति है C40, उसके द्वारा रिसर्च करके पता लगाया जाता है कि इस जीवाश्म की आयु क्या है, उसको सभी लोगों ने मान्यता दी और वही बात सर्वमान्य मानी गई। और वो समय कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय वास्तविक और सर्वमान्य है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। सबसे ज्यादा इसी बात को फैक्ट माना जाता है कि ये सत्य है। आगे चलते हैं, उससे पहले चलो एक बार और देख लेते हैं कालक्रम। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500, सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। यही मैं आपको दो बात और ध्यान दिलाऊंगा जो ध्यान देने योग्य है, आ भी सकती है कंपटीशन में। एक फादर हैरिस नाम का एक पुरातत्व है, पुरातत्ववेत्ता, वो ये कहता है कि इस सभ्यता का समय 6000 ईसा पूर्व है। एक व्यक्ति और भी है DP अग्रवाल, जो ये कहता था कि इस सभ्यता का विकास क्रमिक विकास सिद्धांत पे है, यानी स्थानीय लोगों ने ही किया है। वो ये कहते हैं कि इस सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको कालक्रम के बारे में 6 प्रमुख विद्वानों की यहाँ बातें बताई। नंबर 1 फादर हैरिस, अगर हम ऊपर उसको देखें 6000 ईसा पूर्व। उसके बाद DP अग्रवाल, ठीक है दोस्तों, 2300 से 1700। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद अपना सर जॉन मार्शल, वो आता है 3250 से 2750 सॉरी। उसके बाद जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके आधार पर 2350 से 1750। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की तरफ। मैं आपको यहाँ मैप बना के समझाऊंगा, उससे पहले 2-3 बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1, इस सभ्यता का विस्तार अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये उत्तर और ये दक्षिण, यहां से यहां तक अगर हम इसका विस्तार देखें तो वो है 1400 किलोमीटर। किलोमीटर है, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और अगर देखें पूरब से पश्चिम इसका विस्तार, तो वो है पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार, यानी ये पश्चिम और ये पूरब, इधर विस्तार है 1600 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता समुद्र के किनारे में थी, और थी तो उसकी तटीय सीमा क्या है। अब जो बलूचिस्तान जो लगा हुआ है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, और हमारा जो गुजरात का जो हिस्सा है, खंबात की जो खाड़ी है, कच्छ की जो खाड़ी है, यहाँ भी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थल हैं। तो ये तटीय सीमा के अंतर्गत आते हैं और इसी तटीय सीमा मानी गई है 1300 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। विस्तार उत्तर से दक्षिण 1400, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 1600 और तटीय सीमा 1300 किलोमीटर। अब मैं आपको 1 मिनट और
बस ये समझाऊंगा मैप के माध्यम से और फिर हम इसको आज खत्म करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे भारत का नक्शा है, इधर नंबर 1 निकम्मा देश पाकिस्तान, और इधर यहां हम जैसे मानते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम इसका अगर विस्तार देखें तो देखिए मैं 4 बिंदु आपको यहां बना रहा हूं। ठीक है, ये उत्तर में इसका विस्तार मानते हैं इस स्थान तक, और वो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा, और वो है जम्मू कश्मीर में। इधर पूर्व में जो स्थान है उसका नाम है आलमगीर, आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, ये यूपी में है। इधर जो ये स्थान है ये दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, और इधर ये जो स्थान है सुतकांगेंडोर, ये जो स्थान है ये पाक में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा कौन कौन सी नदियों के किनारे, जैसे ये दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, ये दास नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे नंबर 1 यहां और नंबर 1 यहां, तो इसकी जो आकृति जो बनके आती है, एक त्रिभुजाकार इसकी आकृति बनके आती है। इधर ऐसे, इधर ऐसे और इधर ऐसे। आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद और यहाँ ये सुतकांगेंडोर। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो शायद ही किसी किताब में हो, कि अगर क्वेश्चन ये आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है, तो जाकर हम जानते हैं त्रिभुजाकार, लेकिन ऑप्शन में त्रिभुजाकार नहीं आया और ऑप्शन अलग हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है एक आयत के समान, एक वर्ग के समान, एक हीरे के समान, या फिर एक ऑप्शन इनमें से दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना, इसकी जो आकृति है वो है एक हीरे के समान, जब ऑप्शन में त्रिभुजाकार नहीं हो तब। ये विषय ध्यान देने वाली आपके लिए यह बात है। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आज जो हमने टॉपिक पढ़े, नंबर 1 खोज, नंबर 1, नंबर 2 उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये नंबर 2, नंबर 3 इसका कालक्रम, और नंबर 4 जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो है इसका विस्तार। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कम से कम, देखिए मैं आपको बताऊंगा 3 वीडियो और आएंगे, और उसके बाद हमारी सभ्यता बिल्कुल कंप्लीट है। और अब मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू होने से पहले, कि इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा, सही जवाब देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, शुरुआत के 5 विद्यार्थियों को 50 रुपए, सभी विद्यार्थियों को 5 स्टूडेंट को 50-50 रुपए उनको दिए जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए, जो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसकी जो नदी है सिंधु नदी, वो कहां से निकलती है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी जिस नदी के ये किनारे सभ्यता है, उस
नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल का नाम बताना है आपको, ये ध्यान रखना जहां से वो उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों।